फिजिक्स की टॉपिक में प्रकाश की अपवर्तन की घटना पढ़ लिए। प्रकाश की अपवर्तन की घटना पढ़ने के बाद हम लोग लेंस पढ़े और लेंस को पूरा पढ़ लेने के बाद अब हम लोग को बारी है मानव नेत्र पढ़ने का। तो चूंकि हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में है, तो इसमें बहुत डीप तक नहीं जाना है। जो भी मुख्य आँखों का जो भाग है उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आँख के बारे में जानना है। तो आपके सामने आँख का चित्र बनाया गया है। अब आप देखते हैं कि दो प्रकार की आंखें बनाई गई है, एक आंख इधर में है और दूसरी इधर में है। तो दो तरह की आंखें क्यों बनाया गया? एक आंख इधर जो बनाया गया है वह आंख की बाहरी संरचना है, जो हम सब लोग अपनी आंखों को दर्पण की सहायता से देखते हैं या अपने सामने खड़े व्यक्ति की आंखों को आसानी से देखते हैं। जो भी भाग हमें दिखाई देता है वह आंख की बाह्य संरचना कहलाती है। जो हमारी आंखों में आप देखते हैं, आपकी आंखों में हम देखते हैं, यह आंख की बाहरी संरचना है। बाहरी संरचना ही दिखाई देती है, लेकिन इस आंख के अंदर की जो संरचना है, अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जो दिखाई नहीं देता है। उसे हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे और सभी भाग के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले बाहरी संरचना को देखते हैं। देखिए, बाहरी संरचना जो आंख का दिखाई देता है, सब लोग की आंखों में साइड का यह भाग उजला होता है कि नहीं? उसके बाद जो बीच में काला वाला भाग दिखाई देता है, उसमें काला एक ही भाग नहीं है, उसके अंदर दो गो भाग है। एक भाग नीला है। यहाँ पर हम लोग के सामने जो आकृति बनाया गया है, इसमें एक भाग, ई वाला भाग नीला है और एकदम सेंटर में बीच में जब जाते हैं ना, तो एकदम बीच का भाग जो है यह भाग काला है। तो जो सामने से आंख में दिखाई देता है वह तीन भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक उजला वाला भाग और दूसरा नीला वाला भाग और तीसरा काला वाला। अब इन तीनों भाग का नाम क्या है? देखिए, जो उजला भाग हम लोग को दिखाई देता है इसे कहा जाता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल या इसी को कहा जाता है श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल भी कहा जाता है। जो सफेद भाग हमें दिखाई देता है आंख का, वह क्या कहलाता है? श्वेत पटल या दृढ़ पटल। और उसके बाद जो काला वाला में जो उसकी परिधि होती है, काला वाला थोड़ा बड़ा है ना, गोली जैसा, उसकी जो परिधि होती है बाहरी आकार, यही बाहरी आकार इसका जो क्या है, इसे कहा जाता है परितारिका, यानी कि अंग्रेजी में इसे आइरिस कहा जाता है। परितारिका या आइरिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो श्वेत पटल है यह क्या है? आंखों का सबसे बाहर का आगे का भाग है और यह क्या होता है? मजबूत होता है, कठोर होता है, इसका रंग उजला होता है और यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ आंखों की आकार निश्चित करता है। कौन? श्वेत पटल। श्वेत पटल आंखों की आकार निश्चित करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का आंख एगो बड़ा रहेगा, एगो छोटा रहेगा, या किसी का दोनों आंख छोटा छोटा रहता है, या किसी का दोनों आंख बड़ा बड़ा रहता है। तो आंखों का आकार निश्चित करता है कौन? श्वेत पटल। आंखों का आकार निश्चित कौन करता है? श्वेत पटल, जिसे हम लोग दृढ़ पटल भी कहते हैं। अब परितारिका आइरिस है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आइरिस क्या होती है? तो आइरिस आंखों के रंग निश्चित करता है। आंख के यहाँ वाला भाग जो हम आपको कहे कि नीला होता है, यह आइरिस जो है, आइरिस परितारिका बोले तो आइरिस, यह तीन रंगों में मुख्य रूप से होती है। आइरिस का तीन रंग होता है, काला, नीला, भूरा। कौन कौन से? काला, नीला, भूरा। किसका? आइरिस का तीन रंग होता है। कौन कौन से? काला, नीला और भूरा। किसी किसी व्यक्ति का आंख का जो आइरिस होता है वो काला भी होता है, किसी किसी का नीला होता है और किसी किसी का भूरा भी होता है। तो यह आंखों के रंगों को निर्धारित करता है। किसी मनुष्य के आंख का रंग निश्चित करता है कौन? आइरिस, या आइरिस नहीं रहेगा तो परितारिका। और किसी मनुष्य के आंख का जो आकार निश्चित करता है वह कौन करता है? दृढ़ पटल, यानी कि श्वेत पटल। यहाँ से भी दो क्वेश्चन जान गए।
अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सेंटर में जो पुतली है उसके बारे में। पुतली के बारे में जान लीजिए कि पुतली हमेशा काला होता है, किसी भी व्यक्ति का, उसके परितारिका का रंग अलग अलग हो सकता है लेकिन पुतली हमेशा काला होता है। और पुतली का काम क्या है, तो पुतली का काम है बाहर से जब प्रकाश आती है ना, तब पुतली उसे उस प्रकाश को लेकर के लेंस तक पहुंचाती है। हमारे आंख के अंदर भी लेंस है ना, सब लोग को पहले से पता होगा कि मनुष्य के आंख में जो लेंस है वह उत्तल लेंस जैसा कार्य करता है। तो जो लेंस है उस लेंस में प्रकाश जो प्रवेश करती है, तो प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पुतली। पुतली का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ से कुछ बातें हम लोग जान गए किसके बारे में, आंखों के बारे में, आंखों की बाहरी संरचना। हाँ, यहाँ से दो बातें और पूछता है क्या कि आंख का व्यास क्या होता है। आंख का व्यास, तो आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई भी मनुष्य का जो आंख है वह मांसपेशियों से जुड़ा हुआ, तो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य का आंख कितनी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, 6 मांसपेशियों से। 6 मांसपेशियों से जुड़ा होता है। मनुष्य का आंख कितने मांसपेशियों से जुड़ा होता है, 6 मांसपेशियों से जुड़ा होता है। मनुष्य के आंख का व्यास क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य के आंख का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार। मनुष्य के आंख का आकार कैसा होता है, गोलाकार। इसीलिए ना इसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है। मनुष्य के आंख का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए इसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कहेगा कि नेत्र गोलक कितनी मांसपेशियों से जुड़ा होता है, 6 मांसपेशियों से जुड़ा होता है। नेत्र गोलक का आकार कौन निश्चित करता है, श्वेत पटल। नेत्र की रंग कौन निश्चित करता है, आइरिस। तो बाहरी संरचना हम लोग नेत्र गोलक की देख लिए। अब हम लोग को नेत्र गोलक की जो आंतरिक संरचना है, जो अंदर में है, जिसे बाहर से नहीं देख पाते हैं, उस संरचना के बारे में देखेंगे, उसके भिन्न भिन्न अंगों को देखेंगे और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए तो, क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं आंतरिक संरचना की। तो आंतरिक संरचना में मानव नेत्र ऐसा ही होता है। अंदर से जब हम लोग का आंख इस तरह से है, इसे ऐसे भोंक करके बाहर करके निकाल लिया जाए, या चम्मच से, उंगली तो नहीं जाएगा, चम्मच से चाहेंगे तो चम्मच आंख में डाल करके उसे चम्मच की सहायता से खींच लेंगे। डब्बा में से चम्मच से घी निकाले हैं, हाँ, कैसे डब्बा के अंदर चम्मच डाल करके घी को निकाल के खींच लेते हैं। आंख निकालना चाहेगा तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, चम्मच ऊपर से लेकर के कस के अंदर डालेगा और सेट्टे से टेढ़ा करके निकाल लेगा, आंख खींचा जाएगा बाहर। तो बाहर खिंचाने के बाद ये पूरा जड़ सहित निकलेगा। यहाँ पर इसका जड़ रहता है, यहाँ पर जड़ है, ये सब जड़, ये जड़ सहित आंख बाहर निकल जाएगा। अब सुनिए, ये बाहरी आंतरिक संरचना जो हो गया, इस आंतरिक संरचना के बारे में एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले जो चित्र बनाया गया है, इसमें से ये जो बाहरी ढांचा जो बनाया गया है, यह वाला देखिए, अभी हम इसमें बताएंगे तो ये पूरा कचरा हो जाएगा। ऐसा ही चित्र अलग बना के बता दे क्या, नहीं, ऐसे में परेशानी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। चलिए यहाँ पर पहले बताते हैं। सबसे पहले इधर से हम लोग इस भाग को देखते हैं। आँख का भाग जब ऐसे सामने निकाला जाएगा तो आगे का भाग यही ना है, यह भाग हम लोग का आगे का भाग रह जाएगा और यह जड़ सहित पीछे का भाग रह जाएगा। तो पहले आगे के भाग से इधर देखिए, तो इधर अगला भाग से ही देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में आपको हम बनाए हुए हैं क्या, पक्षमाभी पेशियां, जिसे क्या कहा गया, सिलियरी मसल्स कहा गया। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नाम भी याद रखना है, पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स। यह कहाँ से हम तीर खींच करके ला करके बताए हैं, देखिए हमारी यह जो है ना आंखों का यह लेंस है, यह क्या है, लेंस है। और यह लेंस जो है ना पक्षमाभी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी। यह जो जुड़ा हुआ है तो यही दोनों कहलाता है क्या, पक्षमाभी मांसपेशियां। जो हम लोग के आंखों में इधर में साइड में यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मांस दिखाई देता है ना, जो मांस दिखाई देता है यही है पक्षमाभी मांसपेशियां। और यह क्या करता है, लेंस को दोनों तरफ से जकड़ करके रखे हुए। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जितनी
आवश्यकता हो आँख में प्रकाश जाने का उतना ही प्रकाश को यह जाने देता है। कभी कभी यह क्या करता है, लेंस को खींचता भी है और कभी कभी सिकुड़ाता भी है। यह दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है ना। यह कभी कभी पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करता है, ऐसे खींच के लेंस को लंबा कर देता है, यानी कि लेंस पतला हो जाता है। कभी कभी इसको ऐसे करके फिर चौड़ा कर देता है, मतलब मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों करता है, जब कभी अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करने लगता है ना, तो आंख में जितना प्रकाश चाहिए उतना ही जाना है। जरूरत से ज़्यादा जाना भी अच्छा नहीं होता। तो जब जरूरत से ज़्यादा प्रकाश जाने लगता है तब पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करता है, इसको खींच करके पतला कर देता है। पतला कर दिया, लेंस में कम प्रकाश जाएगा। मोटा कर देगा तो लेंस में अधिक प्रकाश जाएगा। तब पक्षमाभी मांसपेशियां का कार्य क्या है, यह लेंस को पतला या मोटा करते रहता है। आवश्यकता अनुसार प्रकाश अंदर जाने देता है। अधिक प्रकाश जाने पर यह लेंस को पतला कर देता है। कम प्रकाश रहता है उस समय लेंस को मोटा कर देता है। पक्षमाभी मांसपेशियां का कार्य जान गए, किसके साथ जुड़ा हुआ है, लेंस के साथ। अब क्वेश्चन आपको आ जाए कि मनुष्य के आंख में लेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पक्षमाभी मांसपेशियां के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगला पॉइंट इसमें देख रहे हैं, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल जो आगे का भाग जो है आंख का, जो उभरा हुआ है ई वाला भाग, इसी को कहा जाता है क्या चीज, स्वच्छ मंडल। जो उभरा हुआ भाग है ना आगे, इसको क्या कहा गया है, स्वच्छ मंडल कहा गया है। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है, कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। अब कॉर्निया के बारे में जानिए कि कॉर्निया क्या होती है। तो आंख के सबसे ऊपरी भाग, आंख का सबसे ऊपरी परत ही क्या कहलाता है, स्वच्छ मंडल, यानी कि कॉर्निया आगे का। अब कॉर्निया का कार्य क्या है, तो कॉर्निया का कार्य है पूरे प्रकाश को आंखों में भेजना। पूरे प्रकाश को आंख में भेजने का काम कौन करता है, कॉर्निया। अच्छा, कभी कभी किसी व्यक्ति का आंख पूरा खत्म हो जाता है और दूसरे व्यक्ति की आंख लगाया जाता है, तो उसमें कॉर्निया ही चेंज किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आंख दान करना चाहता है तो आंख का कौन सा भाग दान करेगा, तो दान करने में कॉर्निया ही दान किया जाता है। कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। आँख की जो सबसे ऊपर की आगे में सबसे ऊपरी परत जो है ना, यह क्या है, कॉर्निया है। इसे हम लोग आसानी भाषा में कैसे समझ सकते हैं, मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है, बस वही है मोबाइल का। यह क्या, आँख का ही टेम्पर है। मोबाइल का टेम्पर जो ग्लास होता है ना ऊपर से चिपकाने वाला, वही है, यह टेम्पर है। आँखों का टेम्पर ग्लास किसे कहा जाता है, कॉर्निया को। इसका कोई रंग नहीं होता है। और नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया का कार्य क्या है, प्रकाश को आंखों में भेजना। कॉर्निया का काम क्या है, प्रकाश को आंखों में भेजना। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या, पुतली के। देखिए पुतली बोले तो पुपिल। अब पुपिल क्या होती है, ऐसे देखिए आंख में एक चीज और, पहले इसको देखने से पहले इसको देख लीजिए, आइरिस को, तब पीपुल समझ में आ जाएगा। देखिए आइरिस क्या होती है, जिसे हम लोग परितारिका कहे, तो आइरिस को क्या, आइरिस क्या होती है, यहाँ पर संरचना में देखिए, यह इधर से एक ऐसा भाग गया हुआ है और इधर से भी एक ऐसा भाग आया हुआ, यही भाग क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, आइरिस, यानी कि परितारिका कहलाता है। आइरिस के बारे में आपको अभी बाहरी संरचना में बताए कि आइरिस रंगीन होता है। आइरिस रंगीन होता है, यह आँखों की रंग को निश्चित करता है। यह 3 रंगों का होता है, काला, नीला और भूरा। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आँख का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो आइरिस। आइरिस नहीं रहेगा तो परितारिका रहेगा। अब इसके बारे में एक बातें और जानना है कि यह क्या, इसका कार्य क्या है, तो यह सिकुड़ने और फैलने वाला डायफ्राम है। क्वेश्चन पूछता है कि आइरिस क्या है, परीक्षा में आएगा आइरिस क्या है, तो आइरिस आंख का एक डायफ्राम है। कैसा डायफ्राम है, तो वह सिकुड़ने और फैलने वाला डायफ्राम। तो अब बताइए कि कब सिकुड़ता है और कब फैलता है। अधिक प्रकाश आंख में जब प्रवेश करता है ना, तो यह भी कार्य करता है। यह कौन सा कार्य करता है, यह सिकुड़ने लगता है। और कम प्रकाश जब आता है आंख में, तब यह क्या करता है, फैलने लगता है।
तो सिकुड़ने और फैलने का काम कौन करता है? परितारिका, आइरिस। इसी तरह से जो पुतली जो है, पुतली यहाँ पर हम लोग जो देखे बीच वाला पुतली जो है, यह भी वही काम करता है। पुतली भी क्या करता है? यह भी सिकुड़ने और फैलने वाला। अधिक प्रकाश पर पुतली भी सिकुड़ती है और कम प्रकाश पर वह फैलती है। और पुतली का मेन काम क्या है? बाहर से जो प्रकाश पहले इस भाग में प्रवेश करेगी, यहाँ से जब वह प्रकाश अंदर जाना चाहेगी तो यहाँ पर बीच वाला ये जो हिस्सा है ना बउआ, यह पुतली कहलाता। तब पुतली क्या करती है? बाहर से आने वाली प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है, लेंस में पहुंचाती है। पुतली क्या करती है? बाहर से आने वाली प्रकाश को लेंस में पहुंचाती है। तब पुतली को भी जान गए। अब सुनिए, पुतली के आगे हम लोग को यहाँ पर देखना है क्या चीज? नेत्रोद। अब नेत्रोद क्या है? सुनिए, आंख का जो बाहरी भाग है स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल में ना एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, लिक्विड। वही द्रव क्या कहलाता है? नेत्रोद कहलाता। अंग्रेजी में इसे क्या कहा गया है? एक्वस ह्यूमर। क्या कहा गया है? एक्वस ह्यूमर। जो द्रव आगे आंख के बाहरी भाग में जो पाया जाता है, इसे नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। अब एक भाग सबसे नीचे हम लोग देख रहे हैं, यह क्या है? तो देखिए, पक्षमाभी मांसपेशियां जो यह थी ना, इसी के बगल में एक छोटा सा अश्रु ग्लैंड होता है। यह नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, यहाँ भी होता है। अब अश्रु ग्लैंड क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? यहाँ भी द्रव ही भरा रहता है। तो यह द्रव कब किस काम में आता है? तो जब किसी व्यक्ति को अधिक दुख पहुंचता है ना, जब वह रोता है, तो रोने के दौरान उसके आंख से निकलने वाली जो आंसू होती है, वही आंसू इसमें जमा रहता है और अश्रु ग्लैंड से ही वह क्या होता है? बाहर निकलता है आंसू। तो यह अश्रु ग्लैंड हो गया। आंसुओं को एकत्रित करके रखने वाला जो ग्लैंड है वह क्या कहलाया? अश्रु ग्लैंड। यह दोनों साइड होता है। यह कोई कोई आदमी को नहियो होता है अश्रु ग्लैंड। अच्छा, अश्रु ग्लैंड बच्चा में बिल्कुल नहीं होता है। छोटा बच्चा को खूब देखिए चिल्लाएगा, केहा केहा करके रोएगा, खूब रोएगा और उसको आंसू नहीं गिरेगा। छोटा सा जो बच्चा रहता है, छोटे बच्चे में अश्रु ग्लैंड नहीं होता है। जैसे जैसे विकसित होता है ना, तैसे धीरे धीरे अश्रु ग्लैंड जो होता है उसका बड़ा होता है। तो जितना छोटा को रहेगा तो उसमें कम आंसू रहेगा। चिल्लाएगा खूब बचपन में, बच्चा छोटा बच्चा रोता खूब है, आंसू न आता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब तनका तनका आंसू आएगा, लेकिन मुंह से खूब चिल्लाएगा, आंख से आंसू नहीं आएगा। कारण क्या है? अश्रु ग्लैंड उतना विकसित नहीं रहता। अच्छा, कोई कोई व्यक्ति को जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे अश्रु ग्लैंड भी बढ़ता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को बड़ा हो जाने के बाद भी अश्रु ग्लैंड में विकास नहीं होता, अश्रु ग्लैंड नहीं होता। तो ओकरा ऊपर कितनो दुख आपत्ति विपत्ति आ जाएगा ना, तो वो अंदर से रोएगा, उसका हृदय फटेगा, खूब रोने का मन करेगा, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आएगा। तो अपना सके गांव देहात में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई महिला से रहती है, केकरो दरवाजा पर किसी व्यक्ति की देहांत हो गया, बहुत सारा आदमी उसमें रो रहा है। एक महिला हो या एक पुरुष हो, वहीं पे वो खड़ा होकर के टुकुर टुकुर ताक रहा है, सबको देख रहा है, उसका अंदर से हृदय फट रहा है, रोने का खूब इच्छा कर रहा है, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आ रहा है। तो दूसर महिला से देख करके क्या कहेगी? कितना करेजा के पुट है ना, एक आंख से तनको एक बूंद आंसू अल, ओतही सारा आदमी रोत रहे, लेकिन ओकरा आंख में तनको आंसू अल, देख लो एकदम निर्दयी है, ओकरा पास दया न है, माया न है, करेजा के कठोर है, उ कपार रोते, ओकरा तो अश्रु ग्लैंड है ये ना, तो ओकरा आंसू आते कहाँ से? लेकिन गांव में लोग कैसे कह देता? करेजा के पत्थर है ना, ओकरा आंख में आंसू न आवे छे। तो ई जान गेलू बुआ, अश्रु ग्लैंड ये सब न करो कहियो कि मतलब न रो है तो ओकरा अंदर से नहीं रो रहा है। हृदय सबका फटता है, रोना सबको आता है, आंसू किसी किसी को अधिक आता है, किसी किसी को कम आता है, और किसी किसी को बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की जो भी भाग था वो हम लोग देख लिए। अब आँख के पीछे का भाग जो होता है अंदर का, अब उसको देखिए, वह भाग इधर बना हुआ। तो सबसे अच्छा इधर से हुआ तो एकरो देख ले ना। चलिए, आँख के अंदर जो बच जाता है कुछ भाग, खोखला भाग बचता है, यह खोखला भाग भी द्रव से भरा हुआ।
इसमें जो द्रव भरा हुआ है वह द्रव कहलाता है क्या? कचाव द्रव। विट्रस ह्यूमर इसे कहा जाता है, विट्रस ह्यूमर। तो आंख के अंदर वाला जो बड़ा वाला खोखला भाग है इसमें जो द्रव है यह कहलाता है विट्रस ह्यूमर, और जो आगे स्वच्छ मंडल में जो द्रव पाया जाता है वह कहलाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अब ये जो द्रव होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? कभी कभी पूछ देता है। विट्रस ह्यूमर, इसी को हिंदी में लिख देगा विट्रस ह्यूमर, ऐसे करके लिख देगा। विट्रस ह्यूमर है ना, विट्रस ह्यूमर का अपवर्तनांक क्या होता है? तो आप कहेंगे पूरा मानव नेत्र पढ़े, विट्रस ह्यूमर नहीं पढ़े। देख लीजिए, कचाव द्रव को ही कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3 होता है। अब यह भी हम लोग देख लिए। अब पीछे की भाग जब जा रहे हैं देखने के लिए तो देखिए 3 लेयर यहाँ पर बना करके चित्र में बताया गया है। एक लेयर इस रेखा और इस रेखा से जो बना हुआ ई वाला परत, यह हो गया एक लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे बाहरी परत आपको दिखाई दे रहा है यह कहलाता है क्या? दृढ़ पटल, मतलब जो सबसे श्वेत पटल मजबूत वाला जो भाग है, जो कठोर होता है, उजला रंग का होता है, वही ये ना कि उजला एन्ने है या पीछे न, ये पूरा आँख के पीछे तक गेल है। पूरा जो आँख गोल है ना उसका इधर भी है, चारों तरफ ये भाग है। तो इधर भी हम लोग देख लिए स्वच्छ मंडल के रूप में, इधर में हम लोग इसको देख रहे हैं तो दृढ़ पटल के रूप में देख रहे हैं। आंख के पीछे का जो सबसे ऊपरी भाग है वह क्या है? दृढ़ पटल है। इसके अंग्रेजी में क्या कहे? स्क्लेरा कहे। स्क्लेरा कहेंगे मतलब सबसे पीछे की ऊपरी परत। अब दूसरा इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? आंखों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य क्या है? आंखों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए उसके बाद इसमें ई वाला जो भाग गया है, ई वाला दूसरा परत, 1 मिनट इसको हम दिखाते हैं। दूसरा परत जो यहाँ पर ई वाला दिखाई दे रहा है, ई वाला जो हम आपको लाल वाला भाग से पेंटिंग करके दिखा रहा है, यह दूसरा परत है। और दूसरा परत को कहा गया है क्या चीज? कोरॉइड। क्या कहा गया है? कोरॉइड। कोरॉइड कहा गया। अब कोरॉइड का काम क्या है? तो इधर से प्रकाश जब प्रवेश करती है ना आंख में, तब फिर यहाँ से टकरा करके प्रकाश बाहर न निकले। यदि यहाँ से आया, यहाँ से टकरा करके बाहर निकल जाए तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तब तो हम लोग के आंख के अंदर वाला भाग भी आप देख सकते हैं। अभी अंदर वाला भाग को दिखाई देता है, बाहरी दिखाई देता है। अंदर तक प्रकाश जाके अंदर से फिर बाहर निकल के आ जाएगी तो अंदर की जो सतह है ना वो सब साफ साफ दिखाई दे देगा। तो यह प्रकाश की अपवर्तन को रोकने का काम करता है कोरॉइड। उसके आगे हम लोग देख रहे हैं एक परत और है इसमें, यह वाला परत जो तीसरा लेयर जो यह बन रहा है, यह परत को कहा जाता है क्या? दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल में क्या होती है कि इसी को ना अंग्रेजी में इसी का जो यह रेखा है, इसी रेखा को कहा गया क्या चीज? रेटिना। दृष्टि पटल को ही अंग्रेजी में क्या कहा गया? रेटिना। तो 3 लेयर आपको दिखा है। पहला लेयर दृढ़ पटल, दूसरा कोरॉइड और तीसरा दृष्टि पटल जिसे हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। अब रेटिना के बारे में विस्तार पूर्वक जानिए। रेटिना क्या होती है? तो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ऐसे ही नहीं देखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं। इसका मतलब क्या? आपकी प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनती है। ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के आंख के सामने जाकर के सामने खड़ा होकर के कहिए कि हम तुम्हारे आंखों में समाये हुए हैं, तो वो कहेगा हम भी तो आपकी आंखों में समाये हुए हैं। हमारा प्रतिबिंब उसके आंखों में, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है कि नहीं? देखे हैं, अनुभव किए हैं ना? तो देखिए जिस तरह से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होती है? हमारी आंखों में बनती है। अब क्वेश्चन बनता क्या है कि प्रतिबिंब हमारी आंखों में कहाँ बनती है? आंख के किस भाग पर?
प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आंख के रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। यह जो तीसरा लेयर है इसी को रेटिना कहा गया, और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब आप कहिए कि अच्छा, जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो कोई व्यक्ति ऐसे सीधा खड़ा है, लेकिन आंख पर उसका जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे बनता है, मतलब माथा नीचे और पैर ऊपर, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम लोग को ऐसा दिखाई देता है कि उल्टा खड़ा है? नहीं। अब वह कहाँ से पता चलता है? तो हमारी मस्तिष्क कार्य करता है। मस्तिष्क क्या करता है? तब प्रतिबिंब उल्टा को सीधा करके और तब हमें सूचना करता है कि यह प्रतिबिंब ऐसे बना हुआ है। लेकिन ऐसे हम लोग से क्वेश्चन यदि पूछे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। हमारी मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। अब सुनिए, रेटिना के बारे में भी जान गए। अब रेटिना पर ही ना एक अच्छा सा एक और पॉइंट है, एक बिंदु है यहाँ पर, जिस बिंदु को कहा गया है क्या? पीत बिंदु। पीत बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? मैकुला कहा गया, मैकुला। अब मैकुला में क्या होती है कि यहाँ से जब प्रकाश प्रवेश करती है, लेंस प्रकाश को अपवर्तित कराती है, फोकस बनाती है, फोकस बना करके फोकसांतरित करती है किस बिंदु पर? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। तो रेटिना पर यहाँ इस सभी जगह प्रतिबिंब बनता है। हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो यही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यही सब पर प्रतिबिंब बनता है, तब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन रेटिना का ही एक ऐसा बिंदु है, ऐसा भाग है जहाँ पर जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो वह प्रतिबिंब हमको बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ दिखाई देता है और भिन्न भिन्न रंगों को भी दिखाई देती है। हम लोग कोई रंग की पहचान करते हैं ना कि यह वस्तु इस रंग की है, तो वह रंग की पहचान कराने में सहायक है कौन? यही पीत बिंदु। कौन? पीत बिंदु। अब पीत बिंदु को क्या कहा गया है? मैकुला कहा गया। अब इसके बारे में क्या जानेंगे कि यह भी ना, ऐसे आपको हम बिंदु मात्र बना करके बताएं तो एक छोटा सा बिंदु है। यह क्या है? पीत बिंदु एक छोटा सा बिंदु है। इस पर बनने वाला प्रतिबिंब साफ भी होता है और रंगीन भी होता है। लेकिन इसका जो आकार है पीत बिंदु का, यह दो आकार में है। एक होता है छड़ के आकार का और दूसरा होता है शंकु के आकार का। एक छड़ के आकार का होता है और दूसरा शंकु के आकार का होता है। शंकु क्या करती है? शंकु रंग को पहचानने में मदद करती है, रंग पहचानने में मदद करती है, रंग पहचानने में मदद करती है। और छड़ का काम क्या है? यह अंधेरे में देखने में मदद करती है, अंधेरे में देखने में मदद करती है। और यह दोनों कहाँ है? यह दोनों है पीत बिंदु पर, जिसे हम लोग क्या कहें? मैकुला कहे। तब पीत बिंदु भी कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं पीत बिंदु के आगे जब यह रेटिना जब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी एक बिंदु आपको नजर आ रहा है, जिस बिंदु को क्या लिखा गया है? अंध बिंदु। यह अंध बिंदु रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क पर पहुंचाने का काम कौन करता है? अंध बिंदु करता है। तो यहाँ तक ले हम लोग देख लिए, यह पूरी संरचना है आँख के आंतरिक संरचना, जिसमें सामने से उसका जो भी अंग था, भाग था, इसको देख लिए, और उसके पीछे की जो भी भाग था इस सबको देख लिए। हम लोग का मानव नेत्र के संरचना नामांकित चित्र के साथ कंप्लीट हुआ।